नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बीईओ डिवाइस सीरीज़ में। डिवाइस सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं या प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो वहाँ पर आप ये देखोगे कि इस टॉपिक से जो नेशनल आय वाला जो टॉपिक है, नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है, चाहे इससे करंट का क्वेश्चन हो या फिर बेसिक क्वेश्चन हो, पेपर में आता ही है। तो आज इसी टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में इसको जानेंगे, समझेंगे। और टॉपिक है हमारा आइडिया ऑफ नेशनल इनकम, हिंदी में राष्ट्रीय आय की अवधारणा। तो नेशनल इनकम क्या होती है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, उनको हम जानेंगे। कितने टाइप की होती है, जीएनपी, एनडीपी, जीडीपी। जीडीपी तो आपने बहुत सुना होगा, तो वहीं से आज हम चर्चा करेंगे कि ये सब होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही इससे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बीईओ और पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अर्थशास्त्र एवं किसी अर्थव्यवस्था की समझ के लिए राष्ट्रीय आय की गणना से जुड़ी अवधारणाओं का स्पष्ट होना आवश्यक है। यानी अगर आप प्रॉपर समझना चाहते हैं कि क्या है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, तो फिर आपको नेशनल इनकम की समझ होनी ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी देश की रियल कंडीशन जानना चाहते हो तो आपको बस एक ही चीज़ देखनी है कि उसकी जीडीपी क्या है, ठीक है ना, उसकी नेशनल इनकम किस तरीके से है। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह की माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार तथा स्वरूप के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़िया है तो फिर आप कहोगे वो देश तरक्की कर रहा है, सीधी सी बात है, जीडीपी बड़ी है तो। और अगर किसी देश की जीडीपी छोटी है तो मतलब वो देश तरक्की नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है। एक आदमी की आय को आकलित किया जा सकता है, उसी तरह पूरे देश की आय का भी आकलन संभव है और पूरे विश्व की आय का भी अनुमान लगाना संभव है। हालांकि पूरे विश्व की आय को मापने का तरीका मुश्किल जरूर है। बहरहाल किसी भी देश की आय को आकलित करने के लिए अर्थव्यवस्था में 4 कोण होते हैं, यानी 4 तरीके हैं जिससे किसी भी देश की नेशनल इनकम को मापा जाता है। कौन कौन से तरीके हैं? पहला है जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है एनडीपी। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और फिर है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये 4 तरीके होते हैं अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय को मापने के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग जीडीपी। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। देखो भाई, ध्यान रखना, किसी भी देश में एक साल में, एक साल मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किसी भी देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी उत्पादन हो रहा है, सुई से लेके पानी के जहाज तक जितना भी उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का अगर आप मौद्रिक मूल्य निकाल लोगे, पैसे में मूल्य निकाल लोगे, तो उसी को कहा जाएगा उस देश की जीडीपी। बात समझ रहे हैं? यहां पर आपको यह भी समझना है कि उत्पादन में केवल वस्तुएं नहीं आती हैं, उत्पादन में सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। उत्पादन 2 तरीके का होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का। वस्तुओं में तो सीधे सीधे प्रोडक्ट आ गए, ठीक है, और सेवाओं में आती हैं सर्विसेज। सर्विसेज मतलब सेवा, एक ही बात है। अब वस्तु तो हमें समझ में आ रही है कि साहब तेल बनना है, साबुन बनना है, कार बन रही है, बाइक बन रही है, जो हम ऑब्वियस बात है सीधे सीधे देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, चीज़ों को छू सकते हैं। लेकिन दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं सेवाएं, सर्विसेज। इनका जो उत्पादन है ये भी जीडीपी में काउंट होता है। सर्विसेज में जैसे क्या आता है, मान लीजिए सर्विसेज में आती है मान लो होटल। अब होटल बेसिकली क्या कर रहा है कि किसी होटल में आप जब रुकने जाते हो तो वो क्या करता है, आपसे 4-5 हज़ार रुपये लेता है और बदले में आपको एक कमरा दे देता है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, और आपको सुविधाएं देता है। तो होटल आपको क्या दे रहा है? होटल आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। एक वकील क्या करता है, वकील के पास आप जाते हैं, उसे पैसा देते हैं, बदले में वकील आपको अपनी कानूनी चीज़ें उपलब्ध करवाता है, अपनी कानूनी राय देता है। एक डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, पैसा देते हो, बदले में उसने जो भी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है उसके आधार पर आपको दवाइयाँ देता है। एक टीचर क्या करता है, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, तो मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ एससीएस को और बदले में एससीएस से पैसे लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है एक डॉक्टर की सेवा, एक इंजीनियर की सेवा, एक वकील की सेवा, एक होटल की सेवा, ये जो है ये सब सर्विसेज के अंतर्गत आता है। पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर, ध्यान रखना, बहुत बड़ा है।
इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का, ये ध्यान रखना। तो बहुत बड़ा एरिया है। तो एक साल में जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, अगर उसका पैसे में मूल्य निकाल लिया जाए तो वही कहलाएगा जीडीपी। आई बात समझ में? नहीं आई? अब यहां पर देखो और भी आगे देखते हैं। इसका आकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। इस विधि से देश में बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को तथा उन देश निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है जिन्हें देश में नहीं बेचा गया है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, समझना है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, सकल घरेलू आय, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का बुनियादी माप है। यानी अगर आप ये समझना चाहते हैं कि देश कितनी तरक्की कर रहा है तो फिर आप जीडीपी को देखिए। जीडीपी को 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें वे सभी अवधारणात्मक रूप समान हैं। ठीक है, हाँ, जैसे एक निश्चित समय अवधि में एक देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम माल तथा सेवाओं के लिए किए गए कुल व्यय के बराबर है। दूसरा, ये जीडीपी की बात हो रही है। जीडीपी एक देश के भीतर एक अवधि में सभी उद्योगों के द्वारा उत्पादन की प्रत्येक अवस्था पर कुल वर्धित मूल्य और उत्पादों पर सब्सिडी रहित कर योग के बराबर है। तीसरा, यह एक अवधि में देश में उत्पादन के द्वारा उत्पन्न आय के योग के बराबर है, अर्थात कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की राशि, उत्पादन पर कर और सब्सिडी रहित आयात और सकल परिचालन अधिशेष या लाभ। ये सब जो है जीडीपी के ही रूप है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। याद रखना है, जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होता है। अगर जीडीपी पॉजिटिव जा रही है तो हम कहेंगे देश तरक्की कर रहा है, और जीडीपी नेगेटिव जा रही है तो हम कहेंगे देश तरक्की नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोविड चल रहा था तो वी शेप इकोनॉमी हो गई। कैसे? अब इस तरीके से जीडीपी ऊपर जा रही थी, फिर अचानक से कोविड आ गया, बिल्कुल नीचे चली गई, क्योंकि उत्पादन बंद हो गया, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो जीडीपी नीचे आ गई। उसके बाद धीरे धीरे करके फैक्ट्रियां खुली, सारा काम होने लगा, तो जीडीपी फिर से ऊपर आई। तो इसी को हम लोग कहते हैं वी शेप इकोनॉमी, ध्यान रखना है। तो इंडिया वी शेप इकोनॉमी को फेस कर रही थी कोविड टाइम पे। ठीक है, दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि इसमें जो भी परिवर्तन आएगा, जीडीपी में जो भी चेंज आएगा, ठीक, वही देश की वृद्धि दर होगा। अगर जीडीपी पॉजिटिव चल रही है तो देश तरक्की कर रहा है, और जीडीपी नेगेटिव चल रही है तो देश तरक्की नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ, अब आगे देखो। यहां पे एक सेकंड, गड़बड़ हो गया। आगे देखिए, उदाहरण के लिए जब किसी देश की जीडीपी 107 रुपया है और ये बीते साल से 7 रुपया ज़्यादा है, तो उस देश की वृद्धि दर 7% से बढ़ रही है। यानी पिछली साल जो जीडीपी थी वो थी 100 और अगले साल हो गई 107, तो हम कहेंगे साहब हमारी जीडीपी 7% की दर से वृद्धि कर रही है। और ये ध्यान रखना, जब हम कहते हैं ना जीडीपी 2% बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है, 4% बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों में ही ये माना जाएगा कि इन तीनों में ही बहुत तेजी से 4% की या 5% की या 7% की वृद्धि हो रही है। तो जीडीपी में अगर कोई पॉजिटिव चेंज आता है 5% का, 7% का, 10% का, तो ये पूरे देश की तरक्की है। ठीक है। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस देश की जीडीपी पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। यानी कौन सा देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात का पता ऐसे लगता है कि आप उसकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। अब देखो जीडीपी निकालने का तरीका क्या है। देखो जीडीपी निकालने का तरीका है निजी खपत, ठीक है, यानी जो आपकी खपत है वो, प्लस कुल निवेश जितना पैसा आपने लगाया है वो, प्लस सरकार ने जो निवेश किया वो, प्लस सरकार का खर्च और प्लस आयात और निर्यात का अंतर। तो ये इन चीज़ों से हम जीडीपी निकालते हैं। ध्यान रखना, निजी खपत प्लस कुल निवेश प्लस सरकार का निवेश प्लस सरकार का खर्च प्लस आयात और निर्यात का अंतर। ध्यान रखना, इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो क्या निकल के आएगी, जीडीपी निकल के आएगी। ये अंतर है, ध्यान रखना, आयात और निर्यात का अंतर।
अब इसका जो अगला चरण है वो देखते हैं। अगला चरण है जीडीपी के बाद एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी एनडीपी की बात करेंगे तो देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटा करके प्राप्त किया जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है, जिसका मतलब है उस सामान को घिसने या इसका अर्थ हुआ कि उस सामान का घिसना या टूटना। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। वास्तव में यह फैसला केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय लेता है। अगर बाजार की अर्थव्यवस्था में घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होता है तो उसे घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह घरेलू मुद्रा में दर्ज गिरावट से तय होता है। ठीक, तो एनडीपी बेसिकली क्या है? जीडीपी माइनस घिसावट। मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ है। अतः एनडीपी की गणना जीडीपी से मूल्य ह्रास को घटाकर की जाती है। ठीक है, हाँ। अब देखो, इसको आप समझो। हमने जीडीपी में क्या देखा? हमने जीडीपी में देखा कि आपने एक साल में जितना उत्पादन किया, कुल उत्पादन, आपने जितना प्रोडक्शन किया, उसका अगर आप पैसे में मूल्य निकाल लोगे, ठीक है, उसकी मनी वैल्यू निकाल लोगे, तो वो क्या होगी? जीडीपी। ठीक है, हाँ। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दी। एक चीज़ क्या छोड़ दी? कि जब भी आप कुल उत्पादन करोगे तो उत्पादन को करते समय कुछ मूल्य ह्रास होता है। जैसे मूल्य ह्रास क्या होता है कि मान लो कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्या कर रही है साहब? वो फैक्ट्री जो है 100 साबुन जो है महीने भर में बना रही है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब वो 100 साबुन बना रही थी, अचानक से मशीन खराब हो गई। तो मशीन खराब हो गई तो मशीन को सही करने में 4 साबुनों के मूल्य के बराबर पैसा खर्चा हो गया। या इसको चलिए और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है और वो जो उत्पादन कर रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो 100 रुपये का कोई सामान बना रही है, एक महीने में 100 रुपये का सामान बना रही है। अचानक से क्या हुआ कि वो जो मशीन जो उत्पादन कर रही थी वो ख़राब हो गई। ख़राब हो गई, उसको ख़राब होने में उसका एक पार्ट ख़राब हो गया। हमने क्या किया? बाहर देश से पार्ट मंगवाया और उस मशीन में लगा दिया और फिर से उत्पादन शुरू हो गया। तो अब जब हम लाभ निकालेंगे तो हम जो लाभ निकालेंगे वो अब हमारा लाभ जो है 100 रुपया नहीं है। इसलिए 100 रुपया नहीं है क्योंकि इस बार मशीन में जो पार्ट खराब हुआ है उसको बदलवाने में भी तो पैसा खर्चा हुआ है। तो अब लाभ हमारा 100 का नहीं होगा। मान लो वो पार्ट 10 रुपये का आया तो अब हमारा लाभ 90 ही तो रह गया, 100 कहाँ रहा? 100 इसलिए नहीं रहा क्योंकि 100 तब होता है जब मशीन कायदे से चलती रहती, लेकिन मशीन में घिसावट आ गई, मशीन खराब हो गई। खराब हो गई तो हमें से चेंज करना पड़ा, चेंज करने में पैसा खर्चा हो गया, और पैसा खर्चा हो गया तो वही यहाँ पर जो है माइनस हमें करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई कार है और आप उस कार को किराए पर चलवाते हैं, है ना, टैक्सी है। अब कार जब आप किराए पे देते हैं तो मान लीजिए आप उस कार से महीने पे 10,000 रुपये कमा लेते हैं। ठीक है, सामान्य बात है, आपने उस कार को किराए पर दे रखा है और वो आपको महीने पे 10,000 रुपये देती है। तो ये 10,000 तो आपका हो गया कुल लाभ। ठीक है, ये 10,000 क्या हो गया? ये हो गया कुल लाभ। लेकिन अब महीने भर चलेगी तो महीने भर बाद जो है उसकी सर्विस भी करवानी पड़ेगी, है ना, उसका ऑयल भी चेंज करवाना पड़ेगा, उसके टायर घिसेंगे उनको भी चेंज करवाना पड़ेगा। तो महीने भर बाद जब आपने उस कार की सर्विस करवाई तो मान लो उस कार की सर्विस करवाने में 1,000 रुपया खर्च हो गया। तो आपका जो कुल लाभ है वो 10,000 थोड़ी रहा। 10,000 तो आपने कुल लाभ कमाया, लेकिन कार को चलाने से जो घिसावट हुई 1,000 रुपये की, वो भी तो उसमें माइनस करनी पड़ेगी। तो आपका कुल लाभ तो 10,000 है, लेकिन जब आप शुद्ध लाभ निकालोगे तो शुद्ध लाभ जो है वो 10,000 नहीं है, वो 9,000 रह गया। 9,000 क्यों रह गया? क्योंकि 1,000 रुपये इसकी सर्विस में भी तो खर्च हो गया। तो यही चीज़ है एनडीपी। जीडीपी में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कुल लाभ कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है जब भी हम कोई भी उत्पादन करेंगे तो कुल लाभ में से हमें उस गिसावट को हटाना पड़ेगा जो उत्पादन करने के दौरान हुई है। इसी को कहा जाता है एनडीपी। तो एनडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी घिसावट। ठीक है, तो अगर आप जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटा दोगे तब निकल के आएगी एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये बात हमेशा आप ध्यान रखना कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं होगा कि जीडीपी और एनडीपी बराबर हो जाए। हमेशा स्थिति क्या होगी कि एनडीपी कम होगा, जीडीपी ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई स्थिति ऐसी नहीं हो सकती जब एनडीपी बराबर हो जाए जीडीपी के। ये कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बराबर कैसे हो जाएगी?
बराबर होने का तो मतलब ये हो गया कि आपने जो भी उत्पादन किया उसमें कोई घिसावट हुई नहीं। क्या ऐसा संभव है? क्या घिसावट को कम किया जा क्या घिसावट को जीरो किया जा सकता है? भाई जब घिसावट जीरो होगी तभी तो जीडीपी एनडीपी के बराबर होगी। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? तो ध्यान रखना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति कभी नहीं आ सकती कि घिसावट शून्य हो जाए। घिसावट को कम तो किया जा सकता है, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके मशीन की घिसावट को आप कम तो कर सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि वो घिसे ही ना, आप जिस दिन लेकर के आए उसके 100 साल तक वैसे ही चलती रहे, ऐसा नहीं होगा। आप जब भी किसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो वो समय के साथ घिसेगी, और घिसावट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और घिसावट जीरो कभी भी नहीं होगी, इसीलिए ये कंडीशन भी कभी भी नहीं आएगी। तो हमेशा हमेशा एनडीपी कम होगा और जीडीपी ज़्यादा होगा, क्योंकि घिसावट अगर 0.1% की भी हो गई तो फिर एनडीपी कम हो जाएगा, किससे? जीडीपी से। तो ध्यान रखना, केवल यही कंडीशन सच है, ये वाली कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती, है ना? ना ये वाली कंडीशन होगी और ना ही ये वाली कंडीशन होगी कि एनडीपी, लिख देता हूँ यहाँ पे, एनडीपी इज ग्रेटर देन जीडीपी, ऐसा भी कभी संभव नहीं है। इसका तो मतलब ये हो गया कि जो मशीन आप लेके आए और आपने उसे कमरे में लगा के रख दिया और 6 महीने बाद देखा कि एक मशीन से एक मशीन और निकल आई, एक मशीन ने दूसरी मशीन पैदा कर दी, तो घटने की बजाय आपका जो घिसावट है वो तो पैदा और कर रहा है। मतलब घिसावट होने के बजाय मशीन पैदा और कर रही है। एक मशीन को कमरे में बंद कर दिया, 6 महीने बाद खोला तो 4 मशीन और निकल आई, तो ऐसा तो कभी कभी होगा नहीं। तो ध्यान रखना, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, ये तो खैर बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एनडीपी ज़्यादा हो जाए जीडीपी से। एनडीपी कभी भी जीडीपी से ज़्यादा नहीं हो सकती, जीडीपी हमेशा ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो ना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो ये चीज़ आपको देखिए समझने वाली है, तभी आप इन्हें समझ पाओगे। ठीक है, आगे देखो। एक बड़ी एनडीपी आर्थिक स्वास्थ्य की वृद्धि को इंगित करती है, जबकि एक कमी देश की अर्थव्यवस्था में मंदी का संकेतक है। यानी अगर जीडीपी और एनडीपी में अंतर कम है तो अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही है, और जीडीपी और एनडीपी में अंतर ज़्यादा है तो ये मंदी का सूचक है। ठीक है, रिसेशन का। किसी भी वर्ष में अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस साल की जीडीपी से कम होगा, बिल्कुल कम होगा। मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर समझाया कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जीडीपी कम हो जाए एनडीपी ज़्यादा हो जाए, नहीं, एनडीपी हमेशा कम होगा। अवमूल्यन को शून्य करने का कोई भी तरीका नहीं है। जो मैंने बताया ना घिसावट, तो घिसावट भाई कभी भी शून्य नहीं हो सकती। घिसावट को कम तो किया जा सकता है, मशीन में ग्रीस लगा करके आप घिसावट कम कर सकते हो, तेल डाल करके कम कर सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि घिसावट हो ही ना, शून्य हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि घर्षण शून्य नहीं होगा, और घर्षण शून्य नहीं होगा तो घिसावट कुछ ना कुछ होती रहेगी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखनी है, समझ के रखनी है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की दो चीज़ों की। पहले बात करी जीडीपी की और फिर बात करी हमने एनडीपी की। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस बना करके मैं पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जीएनपी और एनएनपी। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको जीडीपी और एनडीपी समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। जीडीपी होता है किसी भी देश में होने वाला कुल उत्पादन, सीधी सी बात है, टोटल प्रोडक्शन होता है जीडीपी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीडीपी जब भी आप उत्पादन करोगे तो कुछ ना कुछ घिसावट होगी, तो अगर घिसावट आप माइनस करोगे तो निकल के आ जाएगी एनडीपी, यानी एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, हाँ, और एनडीपी हमेशा कम होगा जीडीपी से, क्योंकि मूल्य ह्रास कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा ही, इसीलिए एनडीपी हमेशा ज़्यादा रहे, मतलब जीडीपी ज़्यादा रहेगा और एनडीपी कम रहेगा। ठीक, तो यही हमारे लेक्चर का समरी है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे जीएनपी और एनएनपी की। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो बेझिझक पूछ लीजिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।